दोस्तों नमस्कार, ये है जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रत्येक दिन की तरह अपने इस प्रैक्टिस सेट जो 12 नंबर है, प्रैक्टिस सेट 11 नंबर है, इसको हल करते हैं और अपने इस तैयारी को आगे बढ़ाते रहते हैं। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों राजनीति विज्ञान का 11 नंबर है। आइए इसको हल करते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ कब होता है? भारत में जो मित्रों सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्म कब होता है? ये पहला प्रश्न है। भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा, यह सही है। या बी नंबर मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा, या सी नंबर मॉन्टफोर्ट सुधार अधिनियम 1919 द्वारा, या डी नंबर है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। तो बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का आपने सही उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर जो है मित्रों बी, यानी कि मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा जो है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था या प्रारंभ की जाती है। मित्रों आपको पता होगा कि भारत शासन मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 जो है द्वारा ही ये व्यवस्था की गई थी, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। अर्थात कह सकते हैं कि मुस्लिमों का निर्वाचन मुस्लिम मतदाता द्वारा ही किया जाए। इस प्रकार की यह व्यवस्था ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता माना जाता है या मानी जाती है। आगे प्रश्न है, देखते हैं। नेक्स्ट है कोहिलो केस। नया प्रश्न है बिल्कुल। कोहिलो केस भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? जो कोहिलो केस था इसका संबंध जो है किस अनुसूची से है? 7वीं से है, 8वीं से है, या 9वीं से है, या 10वीं से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 9वीं अनुसूची से है जो इसका संबंध है। अब देख लेते हैं क्या है कोहिलो केस जो है। कोहिलो केस जो है भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची से संबंधित है। मित्रों आई.आर. कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य में संविधान की बुनियादी ढांचों को सही ठहराया गया था। यानी कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद से ये अनुसूची संबंध रखती है। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? ये बताना है। यानी भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है क्या है, ये बताना है। बोलो। नंबर 1 है राजनीति के निर्देशक तत्व हैं दार्शनिक आधार भूमि, या बी नंबर मौलिक अधिकार, या सी नंबर संघीय संरचना, या डी नंबर प्रस्तावना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो सही होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि के नाम से जानी जाती है। मित्रों जानते हैं आप कि संविधान और राजनीतिक व्यवस्था को दार्शनिक आधार तत्वों से भी क्या किया गया है? अभिप्राय है उन आदर्शों से है जिससे भारतीय संविधान अभी प्रेरित हुआ है। प्रस्तावना ही दोस्तों इसमें जो है दार्शनिक आधार भूमिका कहें कि ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में नहीं उल्लिखित है? न्याय, व्यक्तिगत गरिमा, बंधुत्व, या संघीय? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता यानी कि 3 शब्दों को समाहित किया गया है। किसके? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का गठन किस प्रकार हुआ है? जो संघ लोक सेवा आयोग है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसका जो निर्माण हुआ है, गठन किस प्रकार हुआ है, ये बताना है। संवैधानिक संशोधन और उच्च शिक्षा आयोग द्वारा,
दूसरा है संवैधानिक संशोधन 42वें अनुसूची द्वारा। सी नंबर है संविधान और अधिनियम द्वारा। और डी नंबर है संविधान और प्रदत्त विधायन द्वारा। तो इस प्रश्न का आपने उत्तर लगा लिया होगा। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान और अधिनियम विधि द्वारा संघ लोक सेवा आयोग और यूजीसी की जो है स्थापना या गठन किया गया है। इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मित्रों सी हो जाएगा, यानी कि संविधान और अधिनियम विधि द्वारा। अगर इसके संबंध में दोस्तों व्याख्या करते हैं तो जानते हैं आप कि भारत संघ लोक सेवा आयोग जो है, यानी संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना का जो अनुच्छेद है वो संबंधित है 315, जिसके अनुसार जो है इसका गठन किया जाता है। इसी तरह यह संस्था जो है दोस्तों संवैधानिक संस्था है, जबकि जो विश्वविद्यालय है अनुदान आयोग है वह जो है अधिनियम 1956 के द्वारा या अधिनियम 1956 के तहत इसका गठन किया जाता है। इस तरह इसे संविधान लागू होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्दों को जोड़ा जाता है? भारत का ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा जो है राष्ट्रीय एकता शब्द और अखंडता शब्दों को जोड़ा जाता है? इसको अभी हमने व्याख्या में बताया है कि इस जो शब्द जोड़े जाते हैं वे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े जाते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो है मित्रों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके माध्यम से और शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता और अखंडता आदि शब्दों को भी जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है ये, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? देखना है कि कौन कौन सी इसमें लिखी हुई विशेषताएं हैं, उनका आपको कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो पहली विशेषता लिखी है संविधान संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं हैं, यानी कहने का मतलब संशोधन कई प्रकार से हो सकता है संविधान में। ख नंबर जो है राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। सी नंबर है कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए सकते हैं। और डी नंबर है संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठक होती है। तो बताना है कि इनमें से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं और कौन सी नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि का और खा जो है यही भारतीय संविधान की विशेषता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं की जानते हैं मित्रों कि 3 प्रकार से संशोधन होते हैं भारतीय संविधान में। दूसरा है राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी राज्य या किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वह संविधान में संशोधन करे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, ये अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जो है संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न को आप जानते होंगे उत्तर, इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा कि अनुच्छेद 368 में जो है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आगे प्रश्न हल करते हैं फिर दूसरा, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो ये बताना है कि कितने अनुच्छेद हैं। इस प्रश्न को भी आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है जो दोस्तों वो 395 अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मित्रों जानते हैं आपकी 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान पर हस्ताक्षर कह सकते हैं कि किए गए थे, और जिसमें उसी दिन राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी घोषित किया गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिस समय यानी उस समय इसमें मूल रूप से कुल दोस्तों 395 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया था।
देखिए मित्रों, एक प्रश्न और आता है घुमा करके, इसमें आता है कि वर्तमान में अगर पूछता है तो वर्तमान में इसके अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 444 से भी अधिक हो चुकी है। तो अगर वर्तमान शब्द का इसमें प्रयोग करता है तो आपका उत्तर 395 नहीं होगा, बल्कि 444 अनुच्छेदों के ऊपर की बात ही होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की है। वे कौन कौन से थे? डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की विवेचना की है, तो उनको बताना है कि वो कौन कौन से थे। ए नंबर में लिखा हुआ है व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, और फिर है वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। बी नंबर है वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन। बी नंबर है वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, व्यवहार का विनियमन, आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी या संप्रेषण और सूचना। सी नंबर है सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी या वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, और डी नंबर है संप्रेषण और सूचना या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भागीदारी। तो इसका कौन सा सही उत्तर होगा, ये आपको उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन तथा संप्रेषण और संसूचना की पहचान डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा इसमें जो कथन है वो सही सुमेलित नहीं है। पारस्परिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशूसन मूलक और मानकीय हैं। बी नंबर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एकरूपताओं और विनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। या सी नंबर उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है। या डी नंबर उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है। तो इस प्रश्न को देखना है और इसका क्या उत्तर होगा ये बताइए। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है, यानी उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत जो है समग्रतात्मक नहीं है। आगे मित्रों बढ़ते हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था, ये बताना है। कौन वैज्ञानिक जो है इसके लिए उत्तरदायी था? कार्ल पॉपर था, लॉर्ड ब्राइस था, या डेविड ईस्टन था, या एमिल बोरेल था। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यानी डेविड ईस्टन व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए राजनीतिक वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। यह है अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दो सही हैं? ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग, तुलना मुख्य विधियां, ये सही है। या बी नंबर ब्रंडसली के अनुसार दार्शनिक ऐतिहासिक विधियां सही विधियां हैं पढ़ने की, ये सही है। या सी नंबर समकालीन समय में बहुत कम विचारक व्यवहारवादी व आगमनात्मक इंडक्टिव विधियों का उपयोग करते हैं, क्या ये सही है। या डी नंबर है जान डाल के निगमनात्मक और मताग्राही विधियों को, क्या ये सही है। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर, यानी कि इसके 4 विकल्प भी दिए गए हैं, ये देखना है, ये सही कूट के माध्यम से इसका उत्तर देना है, ये है ना। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा, यानी ए और बी ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं, बाकी सब गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है, ये बताना है। अनुभववाद,
अंतर्विषयक दृष्टिकोण या राजनीतिक मूल्यों का प्राथमिकता या वैज्ञानिक पद्धति। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक व्यवहार की ये विशेषता नहीं है। कौन सी? कि राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। प्रासंगिकता के सिद्धांत, प्रासंगिकता के सिद्धांत, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? मार्क्सवाद से है, उदारवाद से है, उत्तर व्यवहारवाद से है या व्यवहारवाद से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसका जो संबंध है उत्तर व्यवहारवाद से है। आगे हल करते हैं अपने प्रश्नों को। ये रहा अगला प्रश्न। कथन है, अरस्तु का कहना है कि किसी भी विषय का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए। किसी भी विषय का जो विज्ञान है प्रयोजनवादी होना चाहिए। फिर कारण दिया गया है, प्रयोजनवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो कुछ नैतिक कर्तव्यों को क्या करता है? स्वयं सिद्ध और परिणामों से परे बिल्कुल अनिवार्य मानता है। ये बताना है। तो इसमें क्या सही है ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर दिए गए हैं। ए सही है किंतु आर असत्य है। बी नंबर में ए असत्य है किंतु आर सही है। सी नंबर में दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। और डी नंबर है कि आर ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ए सत्य है किंतु आर जो है ये सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं? ये बताना है कि प्लेटो ने शिक्षा का जो वर्णन किया है उसकी विशेषता कौन सी है, ये बताना है। यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। दूसरा है, बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है। तीसरा है, सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। या चौथा, 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ये चारों विकल्प जो शिक्षा के संबंध में प्लेटो द्वारा कहे गए हैं वो सही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। आज इसी तरह के प्रश्नों की भरमार हो गई है। आगे हल करते हैं। ये प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती हैं? तो वो है नंबर 1, किसी विशेष स्थान का निवासी। बिना दूसरा है, वाद चलाने और परिवादी बनने का अधिकार। तीसरा है, वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित है। चौथा है, किसी नागरिक के वंशज। क्या सही है इसमें ये बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चारों ये विकल्प सही दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है अपना ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? कौन सा ऐसा जो राजनीतिक था जो सबसे पहले सरकारों का या सिद्धांतवादी था जो सरकारों का वर्गीकरण करता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर जो है डी। ये अरस्तु ही महोदय थे जिसने सबसे पहले सरकारों का वर्गीकरण किया था। अरस्तु ने ही सरकारों को एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार जो है शासन का स्वाभाविक रूप एकतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और बहुतंत्र तथा संवैधानिक तंत्र के रूप में वर्गीकरण किया है। किसमें? तो एकतंत्र, राजतंत्र, संवैधानिक में भी यानी कुलीन तंत्र और बहुतंत्र या कहें कि संवैधानिक तंत्र में इसका
वर्गीकरण किया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी अरस्तु जो है कहता है कि यानी असमानता प्राकृतिक है और उसका वो समर्थन भी करता है। तो अरस्तु ने दोस्तों असमानता का समर्थन किया है। उसने कहा है कि समाज में असमानता होनी ही चाहिए जिससे समाज का सुव्यवस्थित रूप से संचालन हो सके। और आगे कहता है कि अरस्तु ने कहा है कि अरस्तु के अनुसार जो है समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार करना ही उचित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? यानी प्लेटो ने जो शिक्षा की व्यवस्था की है, जो दार्शनिक शिक्षा की, उसमें से कौन सा ऐसा विषय है जो उसका उल्लेख वो अपनी पुस्तक में नहीं करता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है मित्रों बी हो जाएगा। यानी बीजगणित के संबंध में उसने किसी प्रकार का वर्णन नहीं किया है। दार्शनिक प्लेटो जो है दोस्तों केवल 3 विषयों की शिक्षा की व्यवस्था करता है। वो कौन कौन से हैं? तो अंक गणित है, ये ए नंबर, ये खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र, जबकि बीज गणित के संबंध में किसी प्रकार का कोई वर्णन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित गुणों में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है? यानी शासक जो होता है, ये जो गुण दिए गए हैं नीचे, इनमें से उसके लिए क्या आवश्यक है? सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है बताइए? तो इसका क्या साहस आवश्यक है, दूसरा न्याय आवश्यक है, तीसरा संगम, या चौथा विवेक? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी अरस्तु के अनुसार शासक में न्याय का गुण सर्वोच्च माना गया है। दोस्तों अरस्तु ने अपने गुरु की तरह न्याय की बड़ी विशद और विस्तृत व्याख्या की है। उसी ने कहा है कि न्याय अपने व्यापकतम अर्थ में सदाचार का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा अपना अगला प्रश्न, इसको हल करते हैं। प्रशासन राजनीति की एक शाखा है। प्रशासन राजनीति की एक शाखा है, यह कथन किसका है? तो डोनाल्ड किंग्सले का है, बी नंबर गुडनो का है, सी नंबर लूथर गुलिख का है, या डी नंबर लेस्ले लिप्सन का है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी डोनाल्ड किंग्सले ने कहा है कि जो प्रशासन है वो राजनीति की एक शाखा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ये है अपना प्रश्न, मैस्लो के अनुसार या मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत या पदानुक्रम में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक निचले स्तर पर आता है? यानी क्रम में अगर लगाया जाए मैस्लो के सिद्धांत को तो सबसे नीचे वो कौन सा आएगा वो बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। यानी शारीरिक आवश्यकता को उसने सबसे नीचे स्तर पर रखा है। उसके मैस्लो ने दोस्तों जो है मानव की 5 आवश्यकताओं को बताया है, जो शारीरिक आवश्यकता को सबसे नीचे रखा है, सुरक्षा संबंधी सिद्धांत भी रखा है, सामाजिक आवश्यकता रखा है, और फिर सम्मान आवश्यकताएं रखा है, अंत में आत्मबोध आवश्यकताओं को सर्वोच्च स्तर पर रखा है। यानी कि सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकता और अंत में यानी सबसे ऊपर आत्मबोध, ये सर्वोच्च स्तर पर इसको रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है? किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के रूप में एक नए रूप में वर्णित किया है? तो इस प्रश्न को देखना है, ऑप्शन दिए गए हैं, लास्की है, डायसी है, फाइनर है और हेवार्ट है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा जो ऑप्शन नंबर वो डी हो जाएगा। यानी हेवार्ट महोदय ने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप में वर्णित किया है। हेवार्ट महोदय का दोस्तों कहना है कि सिविल सेवकों की बढ़ती शक्ति के कारण नौकरशाही को अपनी पुस्तक
न्यू डिपोटिज्म, जिसको उन्होंने 1929 में लिखा था, में निरंकुश, नवीन निरंकुशवाद या अधिनायकवाद की संज्ञा दी है। इस प्रकार से आज के प्रैक्टिस सेट का हमारे दोस्तों यही समापन होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं तथा ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।